नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी उपचुनाव, शांत हुए प्रचार के शोर और प्रचार से गायब रहे मुद्दों की। एमपी में उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब ना तो रैलियां हैं, ना रोड शो हैं और ना ही कान फोड़ू स्पीकर। सियासत ने इस दौरान जमकर प्रचार किया, मगर क्या आपके मुद्दों पर बात हुई या फिर सियासत ने वही राग गुनगुनाया जो उसे पसंद था? तो फिर आपके मुद्दों का क्या होगा? कौन से थे वो मुद्दे जिन पर सियासत ने बात तक नहीं की और बात होनी चाहिए थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन हमेशा की तरह आइए देखते हैं सबसे पहले एक रिपोर्ट। कान फोड़ू स्पीकर, आसमान में गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर, मंचों से सातवें सुर में दहाड़ते माननीय, रोड के एक एक इंच पर कब्जा करते रोड शो और गांव देहात में सारी चारपाइयां और कुर्सियां घेरे बैठे नेताओं का प्रचार खत्म हो गया है। शांत मन से सोचने की बारी अब जनता की है। मार्च में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की वजह से सरकार गिरी और फिर उपचुनाव की नौबत आ गई। मगर उपचुनाव के लिए नेताओं के प्रचार में आपने क्या पाया? क्या आपको कोई विजन, रोड मैप नजर आया? आपको आपके मुद्दों पर कोई संजीदा नजर आया? शायद आपका जवाब होगा नहीं। दरअसल एमपी में उपचुनावों में सियासी दलों का फोकस मुद्दों पर दिखाई ही नहीं दिया। अगर कहीं नेता जोर लगाते रहे तो वो था एक दूसरे का चीर हरण। कोई किसी को नालायक कह रहा था, आइटम कह रहा था, तो किसी ने बड़े विरोधी नेता को जान से मारने की धमकी दे दी। किसी ने विरोधी नेताओं को चुन्नू मुन्नू बता दिया तो किसी ने किसी को सांप ही बता दिया। इस बीच ऐसे नेता भी रहे जिन्होंने पहले खुद को टाइगर बताया, फिर 4 महीने बाद कौवा बताया और आखिर तक आते आते खुद को कुत्ता कह दिया। मगर मुद्दों पर बात नहीं हुई। आइए जरा देखते हैं आपके असल मुद्दे क्या थे जिन पर किसी ने बात नहीं की। कोरोना पर किसी ने कोई बात नहीं की। लॉकडाउन में बेरोजगारी बढ़ी, नौकरी कैसे मिलेगी, किसी ने बात नहीं की। कई संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं। बिजली के बिलों को लेकर किसान परेशान होता रहा, जनता परेशान होती रही। किसान फसल का दाम नहीं मिलने से परेशान होता रहा। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। प्याज, आलू जैसी चीजें बजट से बाहर हो गईं। पेट्रोल डीजल पर कोई राहत नहीं दी गई। कोरोना काल में निजी अस्पतालों की जमकर मनमानी देखने को मिली। फीस को लेकर अभिभावकों और स्कूलों में तकरार रही, सियासत चुप रही। तो ये वो मुद्दे थे जनता जिन पर चाहती थी कि बात हो, संवाद हो, मगर सियासत ने वही गुनगुनाया, वही चिल्लाया जो वो चाहती थी। खैर, अब जनता के पाले में गेंद है और वही तय करेगी कि किसको गद्दी मिलेगी और किसका बिस्तरा अपनी गेंद से गोल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब चूंकि मुद्दे आपके हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके मुद्दे क्या हैं। मुद्दे आपके हैं, ये सियासत को बताने की जरूरत है, क्योंकि सियासत या तो समझ नहीं रही है कि आपके मुद्दे क्या हैं, या फिर सियासत जानबूझकर आपके मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। एक बड़ा पुराना गीत था, गाना बड़ा अच्छा था। उसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अब इसमें प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि जो आपको पसंद हो वही हम बात करेंगे। यहां तो सियासत का अजब फंडा है। यहां सियासत कहती है जो हमको हो पसंद वही बात करेंगे, यानी कि सियासत को जो पसंद है बात वही हो रही है, संवाद वही हो रहा है। मंचों से एक दूसरे का चीर हरण किया जा रहा है, बिलो द बेल्ट वार किया जा रहा है। कोई किसी को सांप कह रहा है, कोई खुद किसी को कुत्ता कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि ये नालायक है। आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जा रहा है। तो दूसरे तरफ ये बयान जब आया तो एक नेताजी कहते हैं कि अगर दिमनी में आते, हमारे इलाके में आते, तो फिर हम बताते, लाश बिछ जाती। तो आप ये सोचिए कि ये प्रचार में चला है सारे इस चुनाव प्रचार में। खैर, अब गेंद आ गई है जनता के पाले में। जनता को ही तय करना है कि कौन मध्य प्रदेश की सियासत में बैठेगा। क्या शिवराज सिंह कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर कमलनाथ की वापसी होगी? आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और मेहमानों के पास हम चलेंगे, इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मुद्दों पर बात नहीं हुई। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं लाल सिंह आर्य जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व विधायक भी हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र नाटा जी का स्वागत करता हूं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। और शिव अनुराग पटेरिया सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लाल सिंह आर्य साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लाल सिंह आर्य साहब, आपने गाड़ी की सर्विस करा ली सर अपनी?
गाड़ी की सर्विस अब होगी 7 तारीख के बाद। अच्छा अच्छा, नरेंद्र नाटा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। कुर्ते में जी। कलफ, हाँ आया हूँ सर, आ रहा हूँ। नरेंद्र नाटा साहब, सर कुर्ते में कलफ करवाया था क्या? कुर्ते में कलफ हो या नहीं हो, हाँ इस पर आ रहा हूँ मैं आपके पास सर। अभी तो पूछ ही रहा हूँ, छोटे छोटे सवाल पूछ लेता हूँ। लाल सिंह आर्य जी, ये जो आपके आगे लाल लगा हुआ है सर, ये क्यों लगा है, क्यों लगा हुआ है? ये तो परिवार के लोगों ने पंडित जी को पूछ के जो पत्रा बनाई है उसमें जो नाम निकला है वही नाम होगा। अच्छा नरेंद्र नाटा साहब, प्रभु तो की आपके कृपा आगे है कि मेरे नाम के सामने आ रहा हूँ, आर्य साहब आ रहा हूँ। नरेंद्र नाटा साहब, ये जो आपके नाम के आगे नरेंद्र लगा हुआ है, ये तो मोदी जी से मिलता है, तो आप कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? कांग्रेस में भी तो एक नरेंद्र चाहिए, वो मैं हूं। सर देखिए, मैं इस तरह के सवाल कभी पूछता नहीं हूं, लेकिन हम अभी इसे हंसी मजाक में ले रहे हैं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं सर कि दरअसल हम यहां जब बैठते हैं तो हम बात करने बैठते हैं मध्य प्रदेश के मुद्दों की। हम बात करने बैठते हैं मुद्दों पर, आधा घंटा हमारे पास अमूमन कम पड़ जाता है मुद्दों पर बात करने के लिए। सियासत जब बात करने बैठती है तो इसी तरह का इरिटेशन, इसी तरह के गुस्सा जनता को भी आता है कि ये क्या चल रहा है, हमारे मुद्दे क्यों नहीं चल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एहसास कराने के लिए था। अब सीधा सवाल शुरू करता हूं जो मुझे लगते हैं कि सवाल है। लाल सिंह आर्य साहब, आप सरकार में थे, 15 साल की आपकी सरकार थी, 7 महीने में आप अभी सरकार में हैं। आप बताइए ना सर कि क्या आपने किया। ये मत बताइए ना आपकी ये चुन्नू मुन्नू है, आप ये मत बताइए कि वो इधर आएंगे तो मार के काट के डाल देंगे। आप अपने मुद्दों पर बात कीजिए। और दूसरा, क्या आपको नहीं पता प्याज 50, 60 रुपए, 70 रुपए होते कहां पहुंच गई? क्या आपको पता नहीं कि आलू आज तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है? आपने कभी बात की इस पर? आसिफ जी, राजनीति में कमर से नीचे बारहों में कभी भी ना मैंने कभी किया है, ना मैं इसको कभी ठीक मानता हूं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जिस अभद्रता का उपयोग किया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार से कमर से नीचे बार करने का गद्दार शब्द सबसे पहले कांग्रेस ने कहा है, मुझे लगता है क्या संविधान में इन चीज़ों को मान्यता है? लेकिन बौखलाकर हम महिला का अपमान करें, दलित का अपमान करें, मुख्यमंत्री जैसी मर्यादित सीट का अपमान करें, किसी को भी हम कुछ भी बोल रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं आइटम कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये शुरुआत जो की है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व ने किया, जो नहीं होना चाहिए था। जहां तक विकास का मुद्दा है तो मैं देख लीजिए, 98 से लेकर अभी तक जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ी है। अभी भी हमारा विकास का मुद्दा ही है। और आप देख लीजिए, हमने जो 28 विधानसभाओं का मैनिफेस्टो जारी किया है वो भी विकास के आधार पर किया है। लेकिन कोई हमें अपमानित करेगा, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक, मैं आता हूं इस पर आपके पास। कोई अगर दलित को अपमानित करता है तो जवाब देना ही पड़ेगा। कोई महिला को अपमानित करता है, जवाब देना ही पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री को अपमानित करता है, जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक, लाल सिंह जी आता हूं आपके पास। नरेंद्र नाटा साहब, आपसे मेरा एक सवाल। सर देखिए, अमूमन जब चुनाव होते हैं तो सरकारों के पास की बात है। लाल सिंह जी, आ रहा हूं आपके पास। सर, जब अमूमन चुनाव होते हैं, वो चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, सरकार अपना काम पेश करती है और विपक्ष बताता है कि क्या काम नहीं हुआ। आपके पास इतने मुद्दे थे सर, इतने मुद्दे थे, प्याज, आलू, पेट्रोल, डीजल, कोरोना काल में निजी अस्पतालों की मनमानी, स्कूलों की बढ़ती फीस, अभिभावकों की परेशानी, जाती हुई नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ठेके, लोगों की जाती नौकरी, इतने सारे मुद्दे थे। कहां सर आप ये आइटम, ये 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, ये क्यों उनके चक्करों में पड़े हुए हैं? विपक्ष है आप, आपको आपकी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दे उठाना। देखिए, हाँ मैं सुन रहा हूं सर, आप बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि एक तो कुल मिलाकर आप एक बात को लेकर विपक्ष बहुत बार बार वो आइटम वाली बात कहता है जिसमें अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, लेकिन बाकी जितनी बातें आपने कही हैं और वो मुझे लगता है सारी की सारी वो सत्तारूढ़ दल के नेताओं के लिए कही है, जो जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। अब लाल सिंह जी का ये कहना कि अगर कोई हमें अपमानित करेगा तो हम तो जवाब देंगे, मेरे को लगता है तो किसी ने अपमानित किया नहीं, और उसका इस तरीके से जवाब शायद इस चुनाव के पहले कभी आया नहीं। इस तरह की बातें जो हमारे बड़े नेताओं ने कही, इसके पहले कभी आई नहीं और उन्हीं का उल्लेख आपने किया। दूसरी बात,
कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा विधायकों को खरीदना था, खरीद फरोख्त थी, पार्टियों के साथ, जनता के साथ गद्दारी थी। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ही असंसदीय कोई बात हो गई जिसका जवाब में कोई नंगा भूखा कहे, कोई कुत्ता कहे, कोई कुछ कहे। मेरे को लगता है कि हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। एक इस चुनाव में हमारे नेताओं ने स्तर बहुत गिराया है और इसके लिए सत्तारूढ़ दल ज्यादा जवाबदार है। और दूसरी बात, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कमोबेश कांग्रेस ने वो मुद्दे उठाए थे और वो सारे मुद्दे जिनके बारे में आपने बात की और आपकी रिपोर्ट में कहा गया, उन सबका जवाब सरकार को देना था। कांग्रेस क्यों वो मुद्दे नहीं उठाएगी? लेकिन हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि लोगों को, इस प्रजातंत्र को खतरे में डाला जिस तरीके से आप विधायकों की खरीद फरोख्त करने लग गए, और कांग्रेस ने उस मुद्दे को भी जोर से उठाया। मैं इसी पर आता हूं नाटा साहब, इसी खरीद फरोख्त वाले सवाल पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उससे पहले शिव अनुराग पटेरिया सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पटेरिया साहब, क्या यह बात सच नहीं है कि सिंधिया को आज क्या पहली बार गद्दार कहा जा रहा है? क्या उनके समर्थकों को पहली बार गद्दार कहा जा रहा है? जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी के लिए बीजेपी ने कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया क्या? बड़े नेताओं ने कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया? पहली बात। और दूसरी बात, तमाम चीजें छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि जिस गोहद सीट से लाल सिंह आर्य साहब विधायक रहे, मंत्री भी रहे सर, उसी गोहद के आसपास का इंडस्ट्रियल इलाका है मालनपुर। बहुत बड़े तादाद में मजदूर वहां काम करते थे। नई इकाइयां आ नहीं रही, पिछली इकाइयां बंद होती जा रही हैं। कभी उस पर कोई आपने देखा सियासत जोर दे रही हो सर? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि राजनीति का एक अपना स्वभाव है, राजनीति का एक अंदाज है। आप एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान ने एक गद्दार वाला मुद्दा उठाया था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और एक जमाने में प्रभात झा ने लैंड माफिया कहा था शिवराज सिंह चौहान, सॉरी सिंधिया को। लेकिन दिक्कत है कौन कब क्या मुद्दा उठाता है। राजनीति का यही तो तरीका है। राजनीति में आप स्थायी नहीं होते। कुल्ला की दुनिया जिस तरह से घूमती है, राजनीति के मूल्य उस तरीके से घूमते हैं। जो आपको सूट कर जाता है वो बात आप करने लगते हैं। सिंधिया जब सूट कर रहे थे तो 171 सभाएं वो ले रहे थे 2018 के चुनाव में। 22, 23 या 29 सभाएं कुल मिला के कमलनाथ जी ने ली थी और दिग्विजय सिंह जी ने तो कोई सभा ली नहीं थी 2018 में। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में सुविधा की राजनीति होती है, और जब सुविधा आपको मिल जाती है तो चीजों को आप अस्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं। दरअसल ताजा द्वंद्व का सबसे बड़ा कारण है महाभारत। पांडवों ने जिस तरह 5 गांव मांगे थे, उस तरह सिंधिया ने कुछ चीजें मांगी थी, कुछ पुराने विधायकों ने कुर्सियां मांगी थी। मुझे लगता है कि सियासत का तरीका, तहजीब ये कहती है कि जिसके कैंपेन करने से बना हो उसकी बात को सुनिएगा। दूसरा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिएगा। अगर बिसाहुद्दीन लाल सिंह, एनएल सिंह कंसाना को आप कुर्सियां दे तो क्या बगावत करते? जो बीएसपी समाजवादी पार्टी के लोग थे उनको या उनके परिवार के लोगों को अगर आप निगम मंडलों में अध्यक्ष बना देते और निर्दलियों को कुछ उपकृत कर देते तो क्या बगावत होती? दरअसल ये मान लेना कि आपको कोई नहीं डिगा सकता है, आप अवश्यंभावी हैं और आवश्यक हैं, अब आप कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं। और ये दर्द कमलनाथ के दिल से फूटा बीटा। अगर आप ध्यान करिएगा, कुछ नेशनल मैगजीन्स के लोगों, चैनल्स के लोगों से बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि दिव्या सिंह जी उन्होंने भरोसा दिया था कि कोई नहीं जाएगा और चली गई भरोसा। आपने बहुत कम शब्दों में बड़ा खूबसूरत इसका वर्णन किया सर, विश्लेषण किया। मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं और छोटे मैं ही उसका जवाब भी चाहूंगा आपसे सर। क्या सियासत का ये वन वे कम्युनिकेशन है? एक गीत था जिसे मैंने जिक्र भी किया था कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। सियासत आजकल कहती है कि जो हमको हो पसंद हम वही बात करेंगे। सियासत सिर्फ वही बात करी जो उसको पसंद है, जनता का फीडबैक नहीं लिया जा रहा। टू वे कम्युनिकेशन नहीं है इस प्रचार में। देखिए, कमलनाथ सरकार का सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि चीफ मिनिस्टर का पब्लिक कनेक्टर नहीं था। मैं एक बात कहते हुए जोखिम उठा रहा हूं। दिक्कत यह है कि लोगों के साथ में आपका सीधा संवाद और संपर्क होना चाहिए। अगर आपके बलिष्ठ बाहुबली आपको लोगों से मिलने से रोकेंगे, एमएलए नहीं मिल पाएंगे। खुद कई एमएलए ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के जमाने में दर्द जाहिर किया था। उसकी जगह अगर दिग्विजय सिंह होते और मोतीलाल वोरा जैसे आदमी होते तो वो आम आदमी के, देखिए बड़ी मुश्किल में, कहते ना कि 15 साल में बच्चा पैदा हुआ और आपने चूम चूम के मार डाला। सबसे बड़ी बात है कि गलती कांग्रेस की, आपने अपने लोगों को नहीं संभाला। लोगों से आपका कनेक्ट होना चाहिए था, आप पल्स पे हाथ होना चाहिए। एक जमाने में दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, अर्जुन सिंह हुआ करते थे, मोतीलाल वोरा हुआ करते थे। उस पे समस्या ये है कि दिग्विजय को जहां कांग्रेस ने आगे किया, बीजेपी मिस्टर बंटाधार का टैग लेके तुरंत हाजिर है और लाल सिंह आर्य जी तो चाहेंगे ही। मैं लौट रहा हूं पटेरिया साहब इस पर आपके पास। नाटा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, छोटे में आपसे जवाब चाहूंगा।
नाटा साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये, देखिए जब आप कह रहे थे दल बदलू, तो फिर आपने कई सीटों पर ऐसे नेताओं को टिकट दिए जो आपके कार्यकर्ता नहीं थे, जो बीजेपी से आए, जो सपा से आए, बसपा से आए, तो वो तो मुद्दा आपका वहां कैंसिल हो गया, न्यूट्रल हो गया बीजेपी के साथ। आपको ऐसे वक्त में शिफ्ट कर जाना चाहिए था जनता के असल मुद्दों पर, जिनका मैंने जिक्र किया, जिनका जनता जिक्र कर रही है। आपने शिफ्ट नहीं किया असल मुद्दों पर, आप अभी भी उस पर टिके हुए हैं। नहीं, देखिए एक तो दोनों चीजों में आप फर्क समझे। जो जिनको हमने टिकट दिया वो कुछ खरीदे हुए लोग नहीं थे, वो अपनी पार्टी से असंतुष्ट थे। पर ये जो विधायक जो आज से कुल 15 महीने पहले एक पार्टी के सिंबल पर जीत के आए और 2 महीने 1.5 महीने पहले तक जो अपनी पार्टी की बात को गांव-गांव में कहते रहे, कमलनाथ सरकार की सफलताओं को गांव-गांव में कहते रहे, तो दल बदल के इन 2 पक्षों में आप एक फर्क को बिल्कुल स्पष्ट समझें। और ये जवाबदारी कांग्रेस पार्टी की विपक्ष के नाते थी कि वो इस मुद्दे को उठाए कि आखिर प्रजातंत्र को कहां ले जाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है जहां इस तरीके से सरकार गिराई गई, अनेक राज्य हैं जहां इस तरह से सरकारें गिराई गई। और ये मेरा और आपका, हम सबकी चिंतन का और चिंता का विषय होना चाहिए कि इस तरीके से सरकारें, निर्वाचित सरकारें गिराई जाएंगी तो क्या होगा। अच्छा नाटा साहब, मैं एक बात कहता हूं आपसे, उसके बाद मैं आर्य साहब के पास आऊंगा। नाटा साहब, छोटी सी बात, आज तक पूरे कांग्रेसी ये कहते हैं सरकार हमारी विधायकों को खरीद के गिरा दी। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खुलकर उमंग सिंघार ने कहा कि 50 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का लालच मुझे दिया गया, ये उन्होंने मंच से कहा, सीधी बात। जब उमंग सिंघार इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आपने किस थाने में एफआईआर करा दी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ? कौन से आपने कॉल रिकॉर्डिंग दे दी, जरा हमको बताइए। नहीं, अब इसका जवाब तो उमंग सिंघार देंगे कि उनके पास कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं इसका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा यह कहना है कि ये तो एक सामान्य ज्ञान की बात है कि ये जो लोग जो विधायक निर्वाचित हुए और नाटा साहब, मैं सुन नहीं पा रहा आपको सर। लाल सिंह आर्य साहब, आपके पास आ रहा हूं। और लाल सिंह आर्य साहब, मेरा आपसे एक सीधा सवाल सर, तब जबकि आप ही विपक्ष में रहते हुए, या फिर यूं कहें कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब तो सर बड़े आरोप थे कि भूमाफिया हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया है कि वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। अब वही उमंग सिंघार जब कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तब आप शांत हैं, आप खामोश हैं, आपको जांच की आवश्यकता महसूस नहीं होती? आसिफ भाई, मैं राजनीति में मैंने अपने लिए मापदंड बनाए हैं कि कोई अप्रामाणिक बात हम नहीं करें। ठीक बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी लोकतंत्र की बात चल रही थी, जब पीवी नरसिंह राव के समय लोगों को, सांसदों को खरीदा जा रहा था, प्रमाण सामने थे, नोट संसद में लहराए गए, लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। अयोध्या के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार पटक दी गई, इनको लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। संविधान की आत्मा 1975 में कुचल दी गई, इनको लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। और मैं आपके माध्यम से नाटा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पास 28 विधायकों ने असंतुष्ट होकर इस्तीफा दिया है। आप पे ना ऑडियो है ना वीडियो है, लेकिन हवा में लट्ठू घुमाए जा रहे हैं कि सब 35 करोड़ में खरीदे गए। आपने कहा गद्दार है, तो उसमें महिला भी है, उसमें एससी की महिला भी है, उसमें एससी की महिला भी है, उसमें अनुसूचित जाति के भी हैं, पिछड़े के भी हैं, सामान्य के भी हैं। इसका मतलब यह है कि 28 जो विधायक सभी वर्गों के हैं, उन वर्गों को आप गाली दे रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, आप वहां की जनता को गद्दार कह रहे हैं। और आप 1.5 साल में क्या किया इसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। इनके पास मुद्दे ही नहीं है, अगर मुद्दे होते तो ये कहते, हिसाब देते कि मैंने ये किया। और आसिफ भाई, जो हमारे देश यहाँ लाल सिंह आर्य साहब, आप या आपकी पार्टी बाजी इसलिए मार गई शहीद हुए हैं क्योंकि विपक्ष ने असली मुद्दे छुए नहीं, और आपने उन मुद्दों पर फिर आपकी जवाबदेही भी आपने तय नहीं की। ना पेट्रोल डीजल पर आपने बात की, ना आलू प्याज पे बात की, ना आपने निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार लिए जा रहे कोरोना काल के इलाज के लिए आपने उस पर बात की। आसिफ भाई, आज आसिफ भाई, शिवराज जी ने 2 रुपए किलो प्याज खरीद कर लोगों को दी है, तेज खरीद कर 2 रुपए किलो में दी है। लेकिन आज चुनाव आयोग की आचार संहिता के कारण हम गरीबों को मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गरीब हमारे यहाँ कहीं ना कहीं सम्मान का हकदार है। बीजेपी की सरकार देती, शिवराज जी देते हैं। और इसलिए देख लीजिए आप, 5 महीने के अंदर चाहे किसानों को बोनस देने का मामला हो, चाहे फसल बीमा देने का पैसा मामला हो,
चाहे गेहूं खरीदी का 25,000 करोड़ का देने का मामला हो, चाहे संबल योजना को पुनः चालू करने का मामला हो, हमने तो विकास के मुद्दे लोगों में कहे जाके कि कांग्रेस ने यह खत्म कर दिया, हमने देखो फिर से चालू कर दिया। लेकिन कांग्रेस 1.5 साल में मेरे पास थोड़ा सा वक्त खत्म हो गया सर, आपका भी चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो गया, मेरा भी तय वक्त होता है सर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब आप ये बात कहते हैं तो उसमें एक जनता के मन में सीधा सवाल यह आता है कि केंद्रीय कृषि कानून में चूंकि प्याज और दूसरी चीजों को आवश्यक वस्तुओं से अलग कर दिया गया, तो उसमें राज्य सरकार के तौर पर क्या आप प्रतिबंध लगा सकते थे स्टोरेज पर? हालांकि बाद में केंद्र ने ही लिमिटेशन तय की। उसमें सवाल यह उठता है कि जिन 28 सीटों पर चुनाव थे, क्या उसके अलावा बाकी सीटों के लिए आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे? कार्रवाई करने को राज्य से किसने रोका है? 28 सीटों पर चुनाव है तो पूरा राज्य थोड़ी रुक जाएगा काम के लिए। और विपक्ष के नाते कांग्रेस ने कितने मुद्दे रखे, यह भी हमने आपको बताया। बहुत धन्यवाद आपका लाल सिंह आर्य साहब, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। नरेंद्र नाटा साहब, धन्यवाद आपका भी, शुभकामनाएं आपको भी हैं आगे के लिए। चुनाव अब नजदीक है 2 दिन बाद। और शिव अनुराग पटेरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।